So, hello everyone. I'm really happy, guys. Today you can see one sort of your fourth unit. तो वन आफ्टर वन मतलब बहुत ही टाइम लग जाता है। मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, दिन भर में आज मतलब आजकल मैं जब से मेरा सीटी ख़त्म हुआ है मतलब 7 8 9 मेरा सीटी था। 10 11 12 3 दिन से लगातार मैं मतलब आई कांट बिलीव मतलब मैं आपको मोबाइल अपना दिखा नहीं सकता। मैं 12 15 15 घंटा मैं पीपीटी बैठ के बना रहा हूँ। जस्ट वाई आई एम डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। मेरा भी प्रिपरेशन हो रहा है, आपका भी हो रहा है। तो कोई नहीं, पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। कंटेंट बहुत जगह से लेना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ कि कंटेंट एक जगह से लेके मैं आपको कभी नहीं देता। कंटेंट मैं 4 3 जगह से, सबसे पहला मैं क्वांटम प्रीफर करता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ क्वांटम इज़ द वन ऑफ द वेरी स्मार्ट शॉर्ट नोट्स। मतलब अगर कोई कहता है कि क्वांटम मत पढ़ो, गलत दिया होता है, तो यू कांट बिलीव। मेरी अगर मानो तो क्वांटम एक ऐसा मतलब शॉर्ट नोट्स होता है। हाँ, उसमें मिस्टेक्स सबसे होता है, मिस्टेक्स उसमें भी होता है। लेकिन हाँ, अगर सभी लोग पढ़ते हैं, एवरी वन पढ़ते हैं, तो अगर वहाँ से पढ़ते हो तो उसमें सब कुछ दिया होता है। मतलब एक मोटी किताब को कैसे उतने छोटे में डिस्क्राइब करते हैं, अभी तक मैं समझ नहीं पाया। तो पहला मैं क्वांटम, दूसरा जो है गूगल का यूज़ करता हूँ, गूगल के बाद एआई का कुछ यूज़ करता हूँ, तीसरा जो है मैं यूट्यूब का मतलब चौथा यूट्यूब का हेल्प करता हूँ, उसके बाद मैं खुद पढ़ता हूँ, तब जाके कंटेंट में एकदम अच्छा कंटेंट आपको देता हूँ। तो बस मैं यही कहूँगा कि बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मतलब एक कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देख सकते हो कि धीरे धीरे मैं आपका चौथा यूनिट पे आ गया, और आज ना तो कल मतलब मुझे उम्मीद है कि आज 12 तारीख है, 15 तारीख से पहले आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर उसको 15 तारीख से पहले मैं 5 यूनिट मतलब अपलोड कर दूंगा। जो पाँचवा यूनिट है उसका 70% जो है पीपीटी में बना चुका हूँ। तो माइक्रो प्रोसेसर पूरा कंप्लीट हो गया। आइडिया टू बिजनेस मॉडल उसको मैंने ख़त्म ही कर दिया। अब बचा आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी 1 यूनिट का पीपीटी पूरा बन गया है। 4 यूनिट उसमें भी कवर हो गया। तो अभी तक मैं 4 मतलब सब्जेक्ट आपके लेके चल रहा था। माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम तो अभी मैं ले नहीं रहा हूँ। पावर सिस्टम पे जब भी लगूंगा बहुत ही डेडिकेटली लगूंगा, क्योंकि इनको ख़त्म करने के बाद ही मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगूंगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत आने कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चाहिए। ऑब्वियसली आई नो कि कोर सब्जेक्ट है, और ये भी कोर है। मैं आपको बता दूं कि इसको हल्के मत लीजिए, 4 क्रेडिट का है, बहुत ही अच्छे से पढ़िए और बहुत ही आसान है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो आपका दो और है ना 4 यूनिट का। पहला जो है पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम सेकंड, ये भी 4 यूनिट का है। माइक्रो प्रोसेसर हो गया, 4 क्रेडिट का है, ये भी 4 क्रेडिट का है। और एक और जो है आपका कौन सा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी चार चार क्रेडिट का है। तो सबसे सस्ता, सबसे ईजी जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर है 4 यूनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर जस्ट गिविंग मच मोर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग नॉट दिस वन शॉट, तो चलिए एनीवे इस यूनिट का नाम है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिफोर स्टार्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका चैप्टर है ना, अभी तक आप माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर मतलब 2000 जो मतलब हमारा जो 2024 25 में 25 है, 24 25 से पहले हम माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर पढ़ते थे। लेकिन अभी जो है सिलेबस को बिल्कुल मतलब जो है चेंज कर दिया गया है। अब हम केवल माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है बिल्कुल न्यू है, और इसमें हम क्वांटम में भी देखें और बुक्स भी देखें एंड बहुत चीज़ देखें, तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत ही छोटा है, देख सकते हैं, केवल 12 मतलब पेजेस का पीपीटी है। तो अधिक से अधिक 20 से 25 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा कि इसमें ज़रूरी है कि आपको जो एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग योर एग्जाम, हाउ आई विल कवर द ऑल वीडियोज़ लेक्चर, इसमें मैंने कवर किया। क्योंकि अगर कवर नहीं करता तो 20 से 25 मिनट में इसका वीडियो बन जाएगा। चलिए मेरे साथ बने रहिए, इस जो यूनिट है पूरा इसको ख़त्म करते हैं। चलिए वन शॉट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 4। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो जो हम माइक्रो प्रोसेसर देखे हैं, वो जो प्रोग्राम हम स्ट्रक्चर करते हैं ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज़ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कोड एंड इंस्ट्रक्शन। अभी तक आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि जो भी हम प्रोग्राम देते हैं वो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कोड एंड इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल द माइक्रो प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट टास्क इफिशिएंटली। अरे अभी तक आपने 8085 8086 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा, तो सॉरी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या हम कर रहे थे, सबसे पहले हम सेट ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। जैसे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूट कर रहा था जो हम टास्क प्रोड्यूस कराना चाहते हैं। और टिपिकली प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर इंक्लूड, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसमें कि हम सेट ऑफ रजिस्टर, स्टैक एंड मेमोरी,
सबसे पहला काम होता है हम इंस्टॉलेशन करते हैं। दूसरा हमारा इनपुट हैंडलिंग, जिसमें कि हम रीड इनपुट फ्रॉम द सेंसर पोर्ट, जो भी हम रीड मतलब रीडिंग करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम रीड करते हैं फ्रॉम सेंसर और पोर्ट। तीसरा जो काम होता है प्रोसेसिंग का, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन लॉजिक। तीसरा हमारा प्रोसेस होता है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वो हमारा माइक्रो प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद आउटपुट हैंडलिंग, राइटिंग डेटा टू डिस्प्ले एक्चुएटर और द आउटपुट पोर्ट, मतलब जैसे ही हम प्रोसेसिंग किया उसका रिजल्ट क्या है वो हम रिजल्ट आउटपुट हैंडलिंग की तरह देंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज टर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस लूप। जो हमारा लास्ट पॉइंट जो है, जैसे हमने काम किया एंडिंग द प्रोग्राम आर स्टेइंग विद द इनफाइनाइट लूप फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन। कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए हमारा जो लूप होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप कंटिन्यूअस ऑपरेशन में चलता रहेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द 5 प्रोसेस होता है, देयर आर 5 स्टेप्स कह सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो देयर इज़ नो एनी क्वेश्चन इज कमिंग प्रीवियस ईयर, सो दैट वी गॉट टू नो कि विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना भी दिया था उतना मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे हम बात करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज़ एन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, डायग्रामेट जो डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करता है उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। It's pictorial representation that programmer use to planning procedure for the solution of the problem। कोई भी प्रॉब्लम है उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है एक प्रोग्रामर, किस लिए? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम का, ठीक है। Once develop and thoroughly check the फ्लो चार्ट प्रोवाइड एन एक्सलेंट गाइड फॉर द राइटिंग प्रोग्राम। मतलब एक बार हम जब फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम कैसे मतलब बहुत ही एक्सेलेंस के तरह गाइड कर सकते हैं एंड हम जो अपना प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना चाहते हैं बहुत अच्छे से एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इट्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोसेस, रेलिवेंट ऑपरेशन एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ द डिसीजन एंड अदर इन्फॉर्मेशन विच आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मतलब जब हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो क्या हमारा डायरेक्शन होने वाला है फ्लो का, हमारा मतलब कैसे हम जो अपना इंस्ट्रक्शन है उसको कैसे एक्सिक्यूट करने वाले हैं, एवरीथिंग वी गॉट टू नो विद द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट ऑपरेशन, राइट। आगे हम बात करते हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम फ्लो चार्ट जो है डेवलप करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, जैसे मान लो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर प्रोसेसर में जाएगा, फिर एक्सिक्यूट होगा, फिर एक्सिक्यूट होने के बाद फिर हमारा आउटपुट आएगा। इट्स ऑल अबाउट कि हम जब भी फ्लो चार्ट बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से हम फ्लो चार्ट आपको समझाएंगे। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि टिपिकली फ्लो चार्ट होता है, ट्रायल फ्लो चार्ट हम पहले करते हैं, उसके बाद allow another more familiar personal to check for the accuracy। मतलब हम एक्यूरेसी के लिए ट्रायल लेते हैं एंड मेक चेंजेस इफ नेसेसरी एंड कंपेयर द फाइनल एक्चुअल फ्लो विद द बेस्ट पॉसिबल फ्लो। हाँ, जो भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं उसको कंपेयर करके हम और चेंजेस करते हैं, जैसे कि हमारा जो फ्लो चार्ट है या जो भी हम बनाना चाहते हैं, एक मतलब एक चार्ट पे सब कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो मतलब बेस्ट टू बेस्ट हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले हम सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि जो कि यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट बनाने में। फ्लो चार्ट जब हम बनाते हैं तो कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। सबसे पहला हम ओवल हम लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लेना भूल गए हैं, ओवल ऐसा शेप होता है, जानते हैं ना ओवल। तो ओवल हम क्यों लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तब जाके आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ओवल हम क्यों यूज करते हैं? ओवल इंडिकेट द स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ ऑपरेशन। जब भी हम ओवल लेते हैं, जैसे ऐसा ओवल लिए तो उसका मतलब क्या होगा, क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग द ऑपरेशन। दूसरा एरो हम लेंगे, जब भी हम एरो लेंगे तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन को यूज करेगा। पैरेललोग्राम क्या पैरेललोग्राम इंडिकेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। जब भी हमें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन शो करना है तो हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे। सब कुछ हम बना रहे हैं, यहाँ पर हम लेना भूल गए हैं, आपसे हम सजेस्ट करेंगे कि एग्जाम में ज़रूर फिगर बनाइए। उसके बाद रेक्टेंगल क्या करेगा, रेक्टेंगल जो है ऑपरेशन को मतलब प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, जो प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन उसको इंडिकेट करेगा। डायमंड अगर हम शेप लेते हैं तो डायमंड इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर कोई डिसीजन लेना है, मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, तो डायमंड से हमारा रिप्रेजेंट होगा। डबल साइडेड रेक्टेंगल, इट इंडिकेट द एक्सक्यूशन ऑफ द प्री डिफाइंड प्रोसेस। सब रिट्यून, ये सब रिट्यून को हमारा जो है डबल जो है साइडेड रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाओ और डबल साइडेड कर लो, तो ये जो होगा ये क्या करेगा, ये इंडिकेट द एक्सक्यूशन ऑफ द प्री डिफाइंड प्रोसेस। उसके बाद सर्किल जो होगा ये इंडिकेट कंटिन्यूएशन। जब सर्किल बनाएंगे तो ये कंटिन्यूएशन को मतलब क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। और पर्पस ऑफ फ्लो चार्ट, इट्स ऑल अबाउट फ्लो चार्ट। अब आगे हम जो भी हमने बताया, ओवल शेप किस लिए यूज करते हैं, ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑपरेशन। जो हमारा एरो जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। रेक्टेंगल जो है हम
इंडिकेट करते हैं कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन। डायमंड जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। डबल साइडेड जो है एक्सक्लूजन ऑफ द प्री डिफाइंड सबरूटीन के लिए यूज करते हैं। और सर्किल जो है कंटिन्यूएशन के लिए यूज करते हैं। तो आई होप मतलब जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर से बेहतर मैं कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, जबकि ये 4 क्रेडिट का है। जितना अच्छा मैं मतलब जितना अच्छा मैं आपको समझाऊंगा उतना अच्छा मुझे समझ में आएगा, उतना अच्छा मैं कॉपी लिखूंगा उतना अच्छा मेरे मार्क्स आएगा। दैट्स एवरीथिंग इज को रिलेटेड, राइट। आगे हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फ्लो चार्ट। पर्पस ऑफ फ्लो चार्ट, द फ्लो चार्ट इलिस्ट्रेशन द स्टेप बाय स्टेप एक्सक्यूजन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपना प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे हम दे रहे हैं, एडिंग इन द अंडरस्टैंडिंग जो प्रोग्राम होता है, लॉजिक, डीबगिंग प्रोसेस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्क फ्लो एंड इंश्योरिंग द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। तो यही हमारा जो होता है फ्लो चार्ट का जो है पर्पस होता है, राइट। आगे हम बात करते हैं द फ्लो चार्ट ऑफ द सीरीज स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सीरीज स्ट्रक्चर देखेंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सीरीज स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर इन द माइक्रो प्रोसेसर इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन वेयर द ईच स्टेप इज एक्सिक्यूटेड वन आफ्टर वन। मतलब इसमें वन आफ्टर वन, पहला हुआ फिर दूसरा होगा, तो हमारा सीरीज स्ट्रक्चर होगा। इन दिस स्ट्रक्चर सिंपल टास्क पार्ट ऑफ प्रोग्रामर वेयर नो ब्रांचेस डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। कोई डिसीजन मेकिंग ब्रांच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कोई भी हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बाद सेट इनिशियल प्रोग्रामर मतलब काउंटर वैल्यू, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देना होगा हम इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब हम इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहे हैं वो फेच होगा। फेच होने के बाद ये प्रोग्राम काउंटर को जाएगा, प्रोग्राम काउंटर को डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद ये एक्सक्यूजन होगा ALU में, या फ्लोटिंग पॉइंट आएगा तो फ्लोटिंग पॉइंट, या जो भी हमारा एक्सक्यूजन होगा, एक्सक्यूजन होने के बाद सेंड टू मेमोरी यूनिट, मेमोरी को यूनिट को सेंड करेगा। लास्टली हमारा ये यहाँ पे इंट लिख लेना, हमारा जो प्रोसेस होगा इंट हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट हमारा सीरीज जो है ना, सीरीज स्ट्रक्चर। सीरीज स्ट्रक्चर में क्या है, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर इंस्ट्रक्शन फेच होगा, फेच होने के बाद प्रोग्राम काउंटर को जाएगा, डिकोड करेगा प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद ALU जो है एक्सिक्यूट करेगा जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर हमारा स्टोर होगा मतलब जो भी हमारा आउटपुट आएगा, एंड देन ये हमारा जो प्रोसेस होगा स्टॉप हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट सीरीज स्ट्रक्चर, राइट। अब पैरेलल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो पैरेलल जो स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर जो मल्टीपल टास्क के लिए हम यूज करते हैं, एक साथ बहुत से काम करने हैं तो उसके लिए हम मल्टीपल टास्क जो है उसके लिए हम जो है पैरेलल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। थ्रू माइक्रो प्रोसेसर एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शंस एक सिक्वेंसली पैरेललिज्म, और इसमें मल्टीपल थ्रेडिंग होता है, मतलब मल्टीपल टास्क हम एक साथ करते हैं, लेकिन आपने सीरीज में देखा कि वन आफ्टर वन करते हैं। जैसे पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इंस्टॉलिंग हुआ रजिस्टर, यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, ये पहला टास्क हो रहा है, यहाँ पे दूसरा टास्क हो रहा है, टास्क 1 टास्क 2, एंड फाइनली हमारे दोनों कंबाइंड रिजल्ट एंड देन इंड हुआ। इट्स हमारा पैरेलल ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि हम मल्टीपल टास्क और बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, मतलब मल्टीपल टास्क, मल्टी थ्रेडिंग हम कर सकते हैं इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद फ्लो चार्ट ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर मैनेज द फ्लो ऑफ द एक्सिक्यूशन यूजिंग डिसीजन मेकिंग इफ इल्स लूप कंडीशनल जंप। हियर द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मतलब कुछ दिया हुआ है जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे इसमें इल्स इल्फ जो भी आप पढ़े होंगे उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर प्रोसेस होगा, सेक्शन होगा, फिर लूप सेक्शन इसमें दे देंगे। अगर सही होगा तो हमारा मतलब यहाँ पे लिया है इज़ लूप ओवर, उसके बाद रिजल्ट सेक्शन एंड देन एंड। मतलब अगर सही होगा तो देखो, अगर सही होगा तो आउटपुट आएगा, यस होगा तो आउटपुट आएगा, अगर गलत होगा, नो होगा, तो फिर हमारा प्रोसेस इंस्टॉलिंग जहाँ होगा वहाँ इंस्ट्रक्शन चला जाएगा। मतलब हम कंट्रोल यहाँ पे फीडबैक यूज कर लिए, इन सिंपल हम क्लोज लूप बना लिए। अगर हमारा डिज़ायर आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट मिलेगा, अगर डिज़ायर आउटपुट नहीं आएगा तो फिर एल्स जाके फिर हमारा जो है जहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ फिर से जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर। आगे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉनिटर जो प्रोग्राम वर्सेस जो यूजर प्रोग्राम। ये बिल्कुल नया सिलेबस है, इसमें क्या नया, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ हमने कंटेंट जितना दिया हुआ है 4th यूनिट में सब कुछ लिया है। तो सबसे पहले जो मॉनिटर प्रोग्राम होता है उसका लोकेशन जो होता है वो जो होता है रोम में स्टोर होता है, लेकिन जो यूजर प्रोग्राम होता है वो रैम में स्टोर होता है। ये जो होता है आप जानते होंगे कि रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है। बहुत पहले से हम पढ़ रहे होंगे कि रैम जो होता है वोलेटाइल होता है। फंक्शन जो होता है हैंडल सिस्टम टास्क, जो इनपुट और इंटरप्ट्स को ये हैंडल करता है, और ये एक्सक्यूजन जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको ये परफॉर्म करता है। ये मॉडिफाइबल नहीं होता है, लेकिन ये हमारा मॉडिफाइबल होता है। इसका साइज़ जो होता है फिक्स होता है, और इसका साइज़ जो होता है मतलब जो है डायनेमिक होता है, और हम इसको चेंज कर सकते हैं। एज वेल एज जो प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूज़र प्रोग्राम ओवर राइटिंग, मतलब इसमें जो है
ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो है हम ओवर राइटिंग एंड हम मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं एज अ आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अपने मतलब सिंपली मॉनिटर प्रोग्राम और यूजर प्रोग्राम से ये है कि हम रैम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर रोम के बारे में बात कर रहे हैं। ये वोलेटाइल मतलब ये वोलेटाइल जो होता है नहीं होता है, ये वोलेटाइल होता है। इसका फंक्शन जो होता है मॉनिटर का, इसमें जो है हम इंटरप्ट का यूज़ करते हैं, इसमें जो है एक्सक्यूजन का यूज़ किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट आपका मॉनिटर प्रोग्राम एंड यूज़र प्रोग्राम। आगे हम बात करते हैं, आगे हमें क्या बात करना है देखते हैं। मॉनिटर प्रोग्राम हो गया, यूज़र प्रोग्राम हो गया। देन हाँ, राइटिंग एंड असेंबली लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज जो है आपके ये सिलेबस में दिया हुआ है, इन्वॉल्विंग सेवरल स्ट्रक्चर। लाइक सबसे पहले हम डिफाइन द प्रॉब्लम, जो भी हमारा प्रॉब्लम है असेंबली लैंग्वेज लिखने से पहले क्लियरली अंडरस्टैंड द टास्क को हम समझेंगे, इंक्लूड इनपुट आउटपुट एंड कंस्ट्रेंट्स, डिजाइन द एल्गोरिदम ऑफ द सोल्यूशन। तो हम प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद हम जो है जो भी हमारा टास्क है उसको इनपुट आउटपुट जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट द टारगेट प्रोसेसर असेंबलर, आइडेंटिफाई द प्रोसेसर आर्किटेक्चर 8086 एंड एप्रोप्रिएट असेंबलर। या तो हम MASM या TASM का यूज़ करेंगे। अब MASM का माइक्रोसॉफ्ट और ये TASM का फुल फॉर्म होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आगे आएगा आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोड राइट करेंगे, स्ट्रक्चर द प्रोग्राम इनटू द डेटा कोड अरेंजमेंट एंड निमोनिक्स जैसे MOV ऐड सबटेक्स्ट जो होता है टेबल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। उसके बाद असेंबल द कोड, यूजर असेंबल द कोड कन्वर्ट इनटू द सोर्स कोड टू मशीन कोड एंड जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा जो एरर आएगा उसको हम फिक्स करेंगे एंड देन हम लिंक करेंगे प्रोग्राम से। लिंक द ऑब्जेक्ट विद द फाइल एंड नेसेसरी लाइब्रेरी टू क्रिएट द एक्सिक्यूजल। जो भी हमारा मतलब लाइब्रेरी को क्रिएट करना होगा एक्सिक्यूट करने के लिए उसको मतलब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और जो भी हमारा प्रॉब्लम आएगा उसको रिसॉल्व करेंगे। देन हम टेस्टिंग करेंगे एंड डीबगिंग करेंगे, एक्सिक्यूट द प्रोग्राम टू वेरीफाई इट्स करेक्टनेस एंड डीबगिंग करेंगे विद द इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर मेमोरी एंड फिक्स्ड लॉजिकल एरर। देखिए इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, जितना दिया हुआ है उतना मैं आपको पढ़ रहा हूँ और आई होप मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद एट द लास्ट पॉइंट हम डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, कमेंट एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेबली। मतलब हम कमेंट ऐड कर देंगे ताकि आगे कोई फ्यूचर में काम करे या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट ऐड करेंगे। तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज हम कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ हम स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएं। आगे हम बात करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज फॉर जस्ट जो है विद डीबगिंग। तो डीबगिंग इज़ अ कमांड लाइन यूटिलिटी यूज टू राइट टेस्ट डीबग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर इन्वायरमेंट। माइक्रो प्रोसेसर में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो हमारा डीबगिंग होता है वो कमांड को यूटिलाइज करने के लिए, राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट्स अलाउ यूजर टू इंटर द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, एग्जामिन द मेमोरी कंटेंट एंड द व्यू द मॉडिफाई जो रजिस्टर, मतलब रजिस्टर को मॉडिफाई या मेमोरी कंटेंट जो है उसको अलाउ करता है मशीन लेवल में, जो हम डीबग कर सकें। मतलब डीबग बग आप जानते होंगे यार, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि जो भी हमारा एरर आ रहा है उसको सही करने के लिए हम डीबग का यूज़ करते हैं। एंड असेंबली प्रोग्राम आर रिटेन यूजिंग द असेंबलर कमांड विद इंस्ट्रक्शन इंटर्ड बाई वन एंड डीबगिंग टूल टू व्यू द मतलब डी से डिस्प्ले हो जाएगा, टी से एक्सक्यूजन स्टेप बाय स्टेप एंड इट्स इनेबल डेवलपर टू ट्रेस द एक्सक्यूजन आइडेंटिफाई एरर। तो ये हमारा एरर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज़ द प्रोग्रामर कैन द सेव द एक्सक्यूजन जो है उसको हम सेव करेंगे नेम से और जो भी गू कमांड देंगे। एंड देन फाइनली हमारा जो सुटेबल सिंपल प्रोग्राम मेकिंग जो वैल्यूएबल लर्निंग प्रोसेस है ना, वो ऑपरेशन डीबगिंग लो लेवल कोड में जो है ओल्डर से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट द लो लेवल कोड इनटू ओल्डर सिस्टम। तो ये हमारा डीबगिंग प्रोसेस हो गया। लास्ट जो है MASM, हमने बोला था ना MASM जो है असेंबली लैंग्वेज में कैसे हम यूज़ करेंगे, जो इसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर इज़ पावरफुल टूल फॉर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामर टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में MASM का यूज करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर होता है। ये पावरफुल टूल होता है क्या करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज को मतलब लिखने के लिए इन माइक्रो प्रोसेसर। इन ट्रांसलेट्स द ह्यूमन रीडेबल असेंबलर कोड टू मशीन लैंग्वेज। मतलब जो हमारा ह्यूमन जो रीडेबल असेंबलर कोड होता है ना, उसको मशीन कोड में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इट्स एक्सक्लूसिव फॉर द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर जो है उसको रीड कर सके मशीन कोड में, ये क्या करता है, डेवलप करता है या मतलब एक्सचेंज करता है। द प्रोसेसर इन्वॉल्व राइटिंग द प्रोग्राम इन द टेक्स्ट एडिटर, सेविंग एंड उसको सेव कैसे करते हैं .asm फाइल एंड असेंबलर यूज टू MASM टू जनरेट एन ऑब्जेक्ट फाइल .obj से हम ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं एंड
ASM असेंबलर लैंग्वेज के मतलब यूज़ से हम क्या करते हैं, 2 फाइल क्रिएट करते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, द लिंकर कन्वर्ट इनटू द ऑब्जेक्ट फाइल इनटू द एक्सिक्यूटेबल डॉट एक्सी। जब हम एक्सिक्यूट करना होता है उसको डॉट EXE से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फाइल को। MASM सपोर्ट एडवांस फीचर लाइक मैक्रोज, डायरेक्टिव्स एंड हाई लेवल कन्वर्टर। इफिशिएंट कोडिंग का हम मतलब क्या, इफिशिएंट यहाँ पे लिखा है ना, इफिशिएंट कोडिंग का इसमें यूज होता है, किसमें, हमारा MASM में। ठीक है, जस्ट या तो MASM में हमने बताया कि इट्स सपोर्ट एडवांस फीचर्स लाइक micros, directive, high level construction for efficient coding. It widely used for complex programs, enable structure assembler language development. Okay, इसको हम widely यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बिकॉज complex प्रोग्राम को भी सॉर्ट आउट कर देता है। और लास्टली द टूल्स इज इसेंशियल फॉर द माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम अलाउइंग प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर एंड परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो हम MASM पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है, अलाउ करता है प्रिसाइज कंट्रोल ओवर हार्डवेयर और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। आगे हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूजिंग डीबग एंड MASM। तो यूजिंग डीबग हम क्या करते हैं, ओपन द डीबग टूल इन अ DOS इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम जो है डीबग टूल को सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इंटर द असेंबली इंस्ट्रक्शन जो है हम जो है क्या करते हैं, इंटर करते हैं और कमांड देते हैं, वेरीफाई द इंस्ट्रक्शन विथ यू, मतलब अनअसेंबल कमांड, ये वेरीफाई होता है। देन सेव द प्रोग्राम विथ नेम एंड W मीन्स राइट द कमांड, देन रन यूजिंग G मतलब गो कमांड से रन होगा। एंड हम लास्टली एग्जिट करेंगे डीबग यूजिंग द क्यू से क्वाइट होता है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर राइटिंग असेंबली लैंग्वेज फॉर यूजिंग डीबग एंड MASM। तो डीबग के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे डीबग टूल, उसके बाद इंटर करेंगे अपना जो भी असेंबली इंस्ट्रक्शन है, वेरीफाई करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, रन करने के बाद एग्जिट करेंगे क्यू से। दैट्स ऑल। आगे हम MASM का जो प्रोसेस होता है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले राइटिंग द असेंबली कोड यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर एंड सेव डॉट ASM फाइल। उसके बाद जब भी हम सेव कर लेंगे उसके बाद प्रोग्राम यूजिंग द असेंबलर जनरेट द ऑब्जेक्ट फाइल डॉट OBJ। अभी आपने देखा कि डॉट OBJ से हम ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे, लिंक करेंगे इसको, लिंकर से क्रिएट करेंगे एक्सिक्यूटेबल फाइल डॉट एक्सिक्यूटेबल फाइल। एक्सिक्यूटेबल फाइल यहाँ पे लिखा था, जो एक्सिक्यूटेबल फाइल होगा डॉट EXE से सेव करेंगे, और ऑब्जेक्टिव फाइल को जो है डॉट OBJ EXE OBJ आप याद कर लो, जब भी एग्जाम में आए या जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे इन फ्यूचर तो आपको इसे सेव करना होगा। तो ये हमने पढ़ा MASM असेंबलर लैंग्वेज का प्रोसेसर। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ डिफरेंस बिटवीन द डीबग एंड MASM है। तो जो डीबग होता है MASM आपने देखा कि हाई एडवांस था, और मतलब इसका पर्पज़ क्या होता है, सबसे पहले कि स्मॉल टास्क के लिए यूज किया जाता है और ये लार्ज स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। ये जो लिमिटेड होता है इसका जो सिंपल प्रोग्राम होता है, और ये जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो फॉर्मेट होता है डॉट कॉम से हम सेव करते हैं, और इसमें जो होता है अभी आपने देखा कि डॉट OBJ या डॉट EX फाइल से हम सेव करते हैं फाइल को फॉर्मेट का। इसका फाइल फॉर्मेट डॉट कॉम से होता है, और इसका जो होता है डॉट OBJ डॉट EX फाइल से हम करते हैं। इसमें जो एरर चेकिंग जो होता है वो मिनिमल होता है, लेकिन इसमें सपोर्ट करता है एडवांस डीबगिंग टूल। तो आई होप इस 4th यूनिट को मैंने 23 मिनट में ही कवर कर दिया। शुरू में बोला था बहुत छोटा यूनिट है। तो लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।